महाराष्ट्र की जो नई समिति गठित हुई थी, उसके राजेंद्र पाथोड़े जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है और बाकी के जो सदस्य हैं, उनकी आज पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक में जो है प्रोफेसर सोमनाथ, इनका जो है जनरल सेक्रेटरी करके अपॉइंटमेंट किया गया है। बाकी के सदस्य जो है वो आपस में चर्चा करके जाहिर करेंगे और महाराष्ट्र की वंचित बहुजन अघाड़ी की नई समिति अपना काम का शुरुआत करेगी। जिस तरह से केंद्र की सरकार चली है, इसमें ना दिशा है, ना इसमें कोई नियोजन है। ये सिर्फ चाल ढकल हम लोग जैसे कहते हैं, उसी तरह ये सरकार चली है। बिना सोचे समझे हुए, बिना किसी अभ्यास करके इस देश की जो रॉ शुगर है और मली जो है, मतलब शक्कर निकालने के बाद जो जूस निकलता है, उसका इन्होंने इथेनॉल की तरफ बढ़ावा दिया। और आज सरकार पर इतनी नौबत आ गई कि सरकार को शक्कर इंपोर्ट करने की व्यवस्था आई। 2017 में ही एक वक्त आया था कि जहाँ से हम लोग ने रॉ शुगर इंपोर्ट की, नहीं तो इतने सालों में भारत जो है शक्कर हमेशा एक्सपोर्ट करता रहा। आज की परिस्थिति में इथेनॉल की तरफ रॉ शुगर और मली को डाइवर्ट करने के बाद महाराष्ट्र ये 30% देश की शुगर प्रोड्यूस करता है और इसलिए करीब करीब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है ये 10 लाख वर्कर है कि जिस पर डिपेंड है। आज शुगर इंडस्ट्री ही खतरे में आने की वजह से ये 10 लाख वर्कर जो है, इनकी नौकरियां और इनका उत्पादन का जो साधन है वो खतरे में आ गया, ऐसी एक परिस्थिति है। इस मामले में कैसे बाहर निकलेंगे अब पता नहीं, क्योंकि हम लोग बाजार में जो है फॉरेन बाजार में जो है एक्सपोर्ट करते थे, इसलिए वहाँ की भी शुगर कम हो जाएगी, इसलिए शुगर का भाव जो है बढ़ेगा। और आने वाले दिनों में जो फेस्टिवल है, ये हिंदू सरकार है, हिंदू के रक्षक है करके कहते हैं। फेस्टिवल के वक्त इन्होंने शक्कर अब 80 रुपया पर है पर केजी। आने वाले कुछ दिनों में ये अगर 100 रुपया भी क्रॉस कर गई तो मैं समझता हूँ कि आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ही शुगर शॉर्टेज हो रही है। मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ, आम जनता से कह रहा हूँ, ये डेमोक्रेटिक सरकार है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। ये सिर्फ इलेक्शन के माध्यम से इलेक्शन लड़ती है, लेकिन इनका पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर जो है वो डिक्टेटर का स्ट्रक्चर है। वो किसी की बात मानते नहीं, ना किसी को सुनते हैं। डिक्टेटर सिर्फ एक ही बात को सुनता है और मास आंदोलन जो है, मास जनता जो है, उसी से वो डरती है। आज शुगर
शक्कर का एक तरीके से प्राइस राइज के लिए सरकार जिम्मेदारी है। ये अब लुटारों की सरकार बनी है, ये और क्या क्या करेंगी पता नहीं। अभी अगर इसको रोका नहीं गया तो ये सरकार बेकाबू होगी, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि सरकार को अगर कब्जे में करना है, नियंत्रण में रखना है, तो इनके जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, नगर पालिका के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, कारपोरेशन के सदस्य हैं, आमदार है, खासदार है, सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके घर के सामने धरना प्रदर्शन जब तक होता नहीं तब तक ये डरेंगे नहीं। जंतर मंतर भी एक ऐसा, जंतर मंतर का भी आंदोलन ये जनता का आंदोलन था। जनता ने अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए शांतिपूर्वक वह आंदोलन सक्सेस करवा दिया और इस सरकार को झुकाया, ऐसी एक परिस्थिति है। अब भी मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दल जो है वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उससे ये डरेंगे नहीं। जनता जब रास्ते पर आएगी तो ये सरकार डरेगी और कहीं ना कहीं तो भी ये जो प्राइस राइज हो रहा है उस पर नियंत्रण पे लाएगी, ऐसा हम लोग उम्मीद है। तो जनता ने आंदोलन अपने कब्जे में लेना चाहिए। जनता आंदोलन जब लेती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा है। सरकारी अधिकारी, आमदार, खासदार, प्रतिनिधि जो है वो सरकार के नौकर है। असली मालिक जनता ही है और जनता जब अपने हाथ में लेती है तो ये जो पुलिस का डरावना एक संदेश होता है कि आपका फ्यूचर ख़राब होगा, पुलिस वालों को कहना चाहिए कि भैया फ्यूचर हम अपना खुद बना सकते हैं, आपकी उस पर ज़रूरत नहीं। और लोगों ने इस आंदोलन को भी अपना आंदोलन समझकर उतरना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। वंचित भी रास्ते पर उतरेगी, वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पर उतरेगी, जनता के साथ में हम लोग हमेशा है और वो भी उतरेगी। अभी एसआईआर चल रहा है। आंदोलन की इसको कहा, लेकिन उसका दूसरा फेज जो चल रहा है सीजेपी का स्कूल ठीक कर, तो राजस्थान में उन पे हमला होता है, उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। आशुतोष का आता होगा। देखिए, डिक्टेटर के साथ में आपको लड़ना है तो डिक्टेटर अपनी सत्ता बचाने के लिए वायलेंस तो करेगा ही। आप उस वायलेंस को डर के पीछे हटना मैं उचित है ऐसा नहीं मानता हूँ। इसलिए डिक्टेटर के साथ अगर लड़ना है तो जो बात नेपाल में हुई, जो बात बांग्लादेश में हुई और अन्य जगहों पर हुई, डिक्टेटर ही भारत में ले आ रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। अभी एसआईआर पर क्या कहेंगे? एसआईआर चल रहा है महाराष्ट्र में। देखिए, एक ही तरफ एसआईआर का लक्ष्य है कि भैया 2 करोड़ 10 लाख, ये तो फिगर मैंने पहले ही दिया था कि भाई इतने वोटें काट जाएंगे। इनको काटने, इलेक्शन कमीशन को एक दफ़े वोटर में नाम आ गया तो काटने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। जो 1950 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो बाबा साहब ने बनाया, लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस एक्ट को बनाया। उन्होंने कहा एक दफ़े आपका वोटर लिस्ट में नाम आया तो आप गुजरने के बाद ही आपका नाम कट सकता है। अगर किसी को एतराज़ है किसी व्यक्ति के नाम पर उस पर जाने के लिए तो उसको कंप्लेन करना होता है। उस कंप्लेन की सुनवाई होगी और कंप्लेन की सुनवाई के बाद ही आप उस पर निर्णय ले सकते हो। निर्णय खिलाफ उस व्यक्ति के गया तो आप उसका नाम काट सकते हो, वरना काट नहीं सकते हो। ये जो अभी बीएलओ
और BLA इसके माध्यम से बगल वाले को पूछ रहे ये है या नहीं है। अब मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ तो मैं अपने घर में तो रहूँगा नहीं। अब मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नाम निकाल रहा है। ये गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलेक्शन कमीशन को बिना ऑर्डर के नाम निकालने का अधिकार दी। हम लोग निकाले हुए नाम को देख रहे हैं, लेकिन मैं तमाम राजनीतिक दलों से कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर करीब करीब 40-45 लाख वोट, फर्जी वोट, ये ऐड किए जाएंगे। किसकी वोट है? कोई राजस्थान का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई तमिलनाडु का है। सत्ताधारी को फायदा पहुंचाने के लिए। ये सत्ता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो पिटीशन मैंने डाली और कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कंडक्ट करता है, लेकिन असलियत में उन्होंने नॉमिनेट किए हुए अधिकारी जो है वो अधिकारी इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। उन्होंने इलेक्शन सही कंडक्ट किया नहीं किया, एक प्रोफार्मा है। वो प्रोफार्मा उनको 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बम्बई हाई कोर्ट के जजेस ने, जिनके पास ये पिटीशन गई और जिनको हमने कहा, क्योंकि जिसकी पिटीशन थी उसकी पैरवी वकील करके मैं उसमें कर रहा था, कोर्ट को हम इस बात को समझा रहे थे कि भैया इस एक्ट में कंप्लेंट करना है इलेक्शन के खिलाफ, अगर दाखिल करना है तो किसी एक कैंडिडेट ने करप्शन किया है तो ही आप इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हो। ये करप्शन इलेक्शन कैंडिडेट जो खड़े हुए कैंडिडेट ने नहीं किया है, ये करप्शन जो है वो इलेक्शन मशीनरी ने किया है। और इलेक्शन मशीनरी ने किया है इसलिए रेट के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सुनवाई हुई लेकिन रिजेक्ट हुई। अब उनको ये सेफेस्ट रास्ता मिला है कि अधिकारी को खरीदो, उससे फर्जी वोट डाल दो और अपनी सत्ता ले आओ। ऐसी उपवर्गीकरण पर वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका क्या है? ऐसी उपवर्गीकरण, देखिए, एससी उपवर्गीकरण की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये अच्छी परिस्थिति नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। मातंग समाज जो है वो अलग हो गया है और बाकी के जो समाज है वो उपवर्गीकरण को विरोध कर रहे हैं। अब इससे बाहर निकलना है तो मैं जरांगे को कह रहा हूँ कि भी एक अच्छा मौका मिला है। तुम ओबीसी में तो आरक्षण मांग रहे हो, लेकिन साथ ही साथ जनरल 50% बाकी है, आप उसमें भी कहिए कि वर्गीकरण ले आइए। वो बाकी के 50% में वर्गीकरण आया तो मराठा समाज भी उसमें आ जाएगा मुस्लिम और जाएगा। मुस्लिम भी आ जाएगा, तो उनको जो है वैसे ही परसेंटेज मिलेगा। इसलिए मुसलमान जो है उसने भी आंदोलन शुरुआत करना चाहिए। और मराठा जो है जरांगे आंदोलन कर रहा है, उसने कहना चाहिए कि बाकी के 50% में भी वर्गीकरण कर लो, मामला हल हो गया। ये दो समाज में तेल निर्माण हो रही है उपवर्गीकरण के नाम पर, ऐसा भी सत्ताधारी पर आरोप लग रहा है। देखिए, मैंने आपसे जो कहा कि उपवर्गीकरण में मातंग समाज अलग हो गया है, बाकी एससी जो है वो एक साथ है। सर, बाबा रामदेव और राजेश्वर बाबा ये सरकार के गोल में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये पावर शिफ्टिंग की निशानी है? पता नहीं, उनसे ही पूछ लीजिए आप। थैंक यू। चलिए।